नमस्कार, लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों का मुद्दा काफ़ी पिछले 15 दिनों से काफ़ी ज़ोरों पर चल रहा है। किसान इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं उसको लेकर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है 3 अध्यादेश जो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और उसमें इनका क्या कहना है। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है लाइव एक्सप्रेस चैनल। धन्यवाद भाई। जो सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश जो बनाए गए हैं उसमें पिछले 15 दिनों से किसानों का संघर्ष जारी है, तो आपका क्या कहना है कि कितना फ़ायदेमंद रहेगा या क्या है? देखिए साहब, जो 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार लेकर के आई है किसानों के मामले में, वास्तव में ये 3 अध्यादेश किसानों के लिए नहीं है, बल्कि तीनों ही अध्यादेश जो हैं वो व्यापारियों के लिए हैं और नरेंद्र मोदी जी के जो खासम खास यार हैं, जो अंबानी जी हैं, चाहे अडानी जी हैं, उनके लिए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शायद क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं कि इसको राजनीति से जोड़कर देखें, मैं आपके तमाम दर्शकों से ये विनती करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मेरी बात है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में नहीं बता रहा, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं बता रहा, बल्कि इस हिंदुस्तान का बेटा होने के नाते, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते जो जनता के हित में है और जो जनता के हित में नहीं है, मैं उस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, तीनों अध्यादेश जो आए हैं वो बहुत विस्तृत हैं। उनके बारे में अगर यहाँ पर हम जानकारी देने लगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं जो मुख्य क्लॉज हैं जिनको, क्योंकि आप एक बात देखिए कि कोई भी कंडीशन आते हैं, कोई भी चीज़ आती है मार्केट में, कोई भी चीज़ बिकती है, उसके ऊपर कुछ हिडन स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें साफ़ होती हैं जो सीधे तौर पे आदमी को अपील करती हैं, कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती हैं। मैं जाना चाहता हूँ सिर्फ उन बिंदुओं पर जो सीधे तौर पर, मोटे से मोटे तौर पर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है और आम सीधे तौर पर समझ में आ सकती है। 3 अध्यादेश हैं, 3 बातें मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो मामला आता है वो किसानों के लिए आता है, एमएसपी का है, सरकारी खरीद का है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के, हालांकि ये बात भी कई जगह आई है कि जो मंडी का मामला है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ पर हिंदुस्तान की ज़्यादा पैदावार होती है उन राज्यों में हिंदुस्तान में मंडियाँ हैं। और ये मंडियाँ कब आई थी? ये मंडियाँ तब आई थी कि जब पुराने समय में, मंडी से पहले का सिस्टम क्या था कि ज़मींदार, जैसे आजकल का ये माहौल बनाया जा रहा है कि ज़मींदार फसल बोता था, व्यापारी लोग उसको अपनी मन मर्जी के हिसाब से खरीदते थे। फसल 10,000 की लागत आती थी, उसको 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, 4,000 दे दो, ये सिस्टम होता था। जब कांग्रेस की सरकार ने यह महसूस किया देश के अंदर कि किसान का शोषण हो रहा है, किसान के साथ ज्यादती हो रही है और किसान का जो है बहुत बुरी तरह से उसको पीड़ित किया जाता है व्यापारियों के द्वारा। आड़ती शब्द मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, आड़ती अलग शब्द है। इस सरकार ने आड़ती को भी एक अलग दर्जा दे दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने माना था कि आड़ती एक अलग शब्द है, आड़ती कमीशन एजेंट है, व्यापारी नहीं है, आड़ती कमीशन एजेंट है। व्यापारी वो होते थे जो आजकल जैसे अंबानी अडानी के गोदाम बनने हैं, पुराने समय में भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने महसूस किया कि किसान को किस तरीके से व्यापारियों के चंगुल से छुड़वाया जाए, किस तरीके से उसकी फसल को तबाह होने से बचाया जाए। तब किसान, जो कांग्रेस की जो सरकार थी, वो ये मंडी सिस्टम लेकर के आई थी कि एक जगह इकट्ठा अनाज किया जाए, वहाँ पर कुछ, क्योंकि सरकार अब सीधे तौर पर तो जा नहीं सकती है, कुछ वहाँ पर लोग जिनको आड़ती आज के टाइम में संज्ञा दे देते हैं, वो बीच का काम करते थे, सरकार को फसल खरीद के देते थे। वो खरीदते सरकार के लिए थे, सरकारी खरीद आई थी और उनकी पेमेंट की गारंटी, ज़िम्मेदार की वो पेमेंट की गारंटी होते थे सरकार की तरफ से कि वो बीच में सरकार से पेमेंट लेंगे और ज़िम्मेदार को देंगे। उससे फ़ायदा क्या था कि सरकार ने खुद खरीदना शुरू किया। जो धान की फसल थी, बेशक वो सेलर वाले लोग खरीदते थे, लेकिन उसकी पेमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार की होती है। ठीक अब धान का मामला है कि धान तो सीधा ही सरकार खरीदती आई है। उस सरकारी खरीद में एक एमएसपी होता था फसल का कि इससे कम दाम पे फसल बिकेगी नहीं आपकी, तो उस दाम पर सरकार खरीदेगी। और ये जो आज मंडी की ये जो बात, खुले बाजार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, ये खुला बाजार तो पहले भी है। कोई भी जमींदार, कोई भी किसान इस बात के लिए बाध्य नहीं था कि वो अपनी फसल को मंडी में डाले। वो चाहे पहले भी
वो अपनी फसल को पहले भी चाहे कर्नाटक भेज ले, कहीं भेज ले, दिल्ली भेज ले, बेच सकता था। लेकिन किसान समझता था कि कर्नाटक में अगर वो फसल बेच करके आएगा तो उसके पैसे की गारंटी कौन लेगा, दिल्ली में अगर वो फसल बेच देता है तो पैसे की गारंटी कौन लेगा। इसलिए किसान ने ये साधन जो था बीच का, ये अच्छा लगा और ये ठीक भी सुरक्षित था, किसान की पेमेंट के लिए सुरक्षित था कि मंडी में फसल बेची। आड़ती ठीक है, वो फसल बेच, देखिए कोई भी आदमी काम करता है भाई, सबका पेट है, सबके बीवी बच्चे हैं, सबको खाना चाहिए, सबको पैसे चाहिए। तो आड़ती एक कमीशन एजेंट के रूप में सरकार से कमीशन लेता था। वो आड़ती जमींदार से नहीं, जमींदार को तो सरकार से पेमेंट आई वो जमींदार को मिल जाती थी, वो सरकार से कमीशन लेता था। लेकिन उसमें क्या था कि किसान की फसल सुरक्षित थी, उसकी पेमेंट सुरक्षित थी, इसीलिए ये मामला सारा आया। दूसरा क्या था कि ज़मींदार कितना ही बड़ा ज़मींदार हो, कितना ही बड़ा किसान क्यों ना हो, उसके हाथ में कभी इतना पैसा नहीं रह सकता कि वो एकदम से कोई 10-20 लाख रुपया कहीं खर्च कर सके। किसी किसान का बच्चा बीमार हो जाता है, कहीं शादी होती है, कहीं किसी बेटी का भात भरना है, वो पैसे ज़िम्मेदार जो है वो जा कर के आड़ती से लेता है। आड़ती को ये पता है किस लिए देता है, आड़ती को उसको फ्री में नहीं देता, आड़ती ब्याज भी लेता है, लेकिन भाई अपनी ज़रूरत के लिए देते हैं हम ब्याज भी, तो वो सीधी सी बात है, चाहे बैंक को दें चाहे आड़ती को दें, किसी को दें, हम अपनी ज़रूरत के लिए उसको ब्याज देते हैं। तो आड़ती उससे ब्याज लेता है, आड़ती का काम चलता है। ज़िम्मेदार का काम चलता है, किसी की रात को बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, वो आड़ती से जाकर तुरंत पैसा लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक टाइम में भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी तो उनके आगे आए हैं राजनीति में, सुषमा स्वराज होती थी, सुषमा स्वराज ने खुद पार्लियामेंट के अंदर यह बयान दिया था कि आड़ती जो है वो किसान का एटीएम है कि जब चाहे उससे पैसे निकाल सकता है। आज देखिए राजनीति के हिसाब से सुविधानुसार शब्दों को कैसे डालते हैं, ये नरेंद्र मोदी से सीखे। सुषमा स्वराज कहती है कि आड़ती किसान का एटीएम है, नरेंद्र मोदी कहता है कि आड़ती बिचौलिया है। यार कमाल की आपकी दलील है, आज आपको कोई बिचौलिया नजर आता है, पहले एटीएम नजर आता था। लेकिन हकीकत क्या है कि नरेंद्र मोदी ये सब कुछ ख़त्म करके सारा जो मामला है वो बिल्कुल प्राचीन काल में जो पुराना हिंदुस्तान था 1947 तक का, वहाँ पर ले जाना चाहता है कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जा किया था व्यापार के माध्यम से, और आज अंबानी और अडानी का कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि 2-3 हज़ार करोड़ रुपया पता चला कि चुनाव में इसका लगाया था, उसको उतारने के लिए ये सिर्फ इस चीज़ को आगे ला रहा है। लेकिन हकीकत क्या है कि एमएसपी की इन्होंने बात की है। मोदी साहब ने भी एक दिन ट्वीट किया था कि मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाई कैसे भरोसा करें, आपने तो 15 लाख की बात कही थी, कर दे दिए क्या? आपने साल में 2 करोड़ हिंदुस्तान में रोज़गार देने की बात की थी, आपने तो 6 साल के हिसाब से 12 करोड़ देने थे, लेकिन आपने तो 15 करोड़ का रोज़गार छीन लिया। आप पर कैसा भरोसा करें? आपने तो काला धन वापस लेकर के आने की बात कही थी, आज पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा काला धन विदेश के बैंकों में पड़ा है। आप पर कैसा भरोसा करें? आपने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन पिछले 6 साल के अंदर जिस भी कंपनी के साथ हिंदुस्तान शब्द लगा है, इंडिया शब्द लगा है, भारत शब्द लगा है, वो तो कंपनियां सारी बिक गई। मतलब किस बात का भरोसा करें? और हम कर लेते हैं भरोसा, ठीक है, लेकिन भरोसे के लिए आप अध्यादेश ले, आप अंबानी को भी कह सकते थे कि मुझ पर भरोसा करें, किसानों की फसल तो मैं फ्री में दिलवा दूंगा, आपने वहाँ तो अध्यादेश लेकर के आए। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया जी, उनका जो बयान आया कि 10 साल कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने क्या किया कांग्रेस के लिए, उसके किसानों के लिए? कांग्रेस ने क्या किया? तो आज तक क्या किसी और ने किया है? आज तक जितना भी किया है, जो भी आज, अगर आज किसान आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो जब अन्नदाता है, अब जो पूरा लॉकडाउन रहा है, इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी एक आदमी को खाने की समस्या आई क्या? वो किसने दी है? किसान ने दी है। फसल किसने पैदा की है? किसान ने की है। वो कब की है? जब वो इतना सक्षम था कि वो लॉकडाउन के अंदर भी अपना काम कर सकता था, तभी तो की होगी ना। नरेंद्र मोदी अब 6 साल से आया है, तो ये रतनलाल कटारिया भी ये बेचारे बोलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ उस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि एमएसपी का जो मामला है कि नरेंद्र मोदी का बयान आया कि मुझ पर भरोसा करें, और चलो आप पे भरोसा कर लिया भाई, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ यहाँ ये है, मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, जो आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई एमएसपी रखने से कुछ बनने वाला नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं ये कि एमएसपी जारी रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी तो आपने 2000 रख दिया, एमएसपी आपने 4000 रख दिया, आप कह दो कि जीरी की जो एमएसपी है वो 6000 रुपये है, लेकिन जीरी है कहाँ? जीरी तो मंडी की बजाय भी ब्रह्म सरोवर पड़ी हुई है।
हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कभी देखा ना सुना कि किसान की फसल ब्रह्म सरोवर पर और धर्मशालाओं के अंदर पड़ी है, धर्मशालाओं में फसलें पड़ी हैं। तो एमएसपी का लाभ क्या है? एमएसपी का लाभ तब होगा सुनील जी कि जब सरकारी खरीद होगी, सरकार एक एक दाना खरीदने की बात करे, सरकार फसल खरीदेगी तभी तो एमएसपी होगी ना। अब आपने रख दिया एमएसपी 6,000 रुपये, सरकार फसल खरीद नहीं रही है। ज़मींदार की फसल, जिस आदमी की, जिस ज़मींदार की, किसान की फसल 15 दिन पहले मंडी में आई है या ब्रह्म सरोवर पर पड़ी हुई है, आज लगाइए कि 15 दिन के अंदर वो कितनी सूख गई होगी, 1 क्विंटल तो कम होगी। क्या फ़ायदा उसका? अगर रात को बारिश हो जाती है तो वो फसल कहाँ जाएगी, धान कहाँ जाएगा? तो एमएसपी रखने से कुछ होने वाला नहीं है। होना ये चाहिए कि सरकार की फसल, सरकार जो है सरकारी रेट पर फसल खुद खरीदे तब एमएसपी का फ़ायदा है। उसके अलावा जो किसान सरकार को बेचना नहीं चाहता, ये महसूस करता है कि उसको बाहर ज़्यादा दाम मिल सकता है, वो बेचे, पहले भी बेचता रहा है, पहले भी बिकी हैं कि जिसको जहाँ सहूलियत करे, लेकिन कम से कम एक दाम ये तो हो कि इससे कम धान नहीं बिकेगी, गेहूँ नहीं बिकेगी और सरकार उस धान को खरीदेगी। तो ये चीज़ कम से कम इन अध्यादेशों में शामिल होना चाहिए। ट्विटर पे नहीं, इस प्रधानमंत्री को ट्विटर का बड़ा भारी शौक है यार, जो बात करता है ट्विटर पे करता है। यार आप अंबानी के लिए जो बनाते हो वो तो अध्यादेश आता है, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, और जो किसान की बात आती है वो ट्विटर पर आती है, उस पर राष्ट्रपति की मोहर क्यों नहीं लगती? मेरा मानना ये है कि सरकारी खरीद जारी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो व्यक्ति, जो किसान सरकार को अपनी चीज़ ना बेचना चाहे, वो मर्जी है, जहाँ मर्जी बेचे, लेकिन 2 किले का, 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, 6 एकड़ का किसान बाहर जा कर के फसल नहीं बेच सकता, ना ही उसके पैसे सुरक्षित हैं। आज तो सरकार की गारंटी है, कल को वो खुली मंडी में फसल बेचता है, कंपनी को फसल बेचता है, उसके पैसे की गारंटी कौन देगा? तो पहला जो क्लॉज है, पहली जो मेरी बात है उसमें यही है कि मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, और भाइयों से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस बात में जागरूक हों, सरकार के बहकावे में बिल्कुल ना आए, ट्विटर पे मत जाएं, जो भी बात करें लिखित में ही करें। और ये बात अच्छी तरह याद रखें कि एमएसपी की बात में ना आए। एमएसपी की जो बात है वो तभी आप उस बात को एग्री करें जब आपको सरकार गारंटी दे कि सरकार आपकी फसल खरीदेगी। ये नहीं कि एमएसपी रख दिया और फसल जो है वो, आज कुरुक्षेत्र के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सड़कों के ऊपर बिरला मंदिर तक लोगों की धान पड़ी हुई है। लानत है सरकार के ऊपर ऐसे बात कहते हुए कि एमएसपी है। दूसरा, ये मेरा पहला वर्षन था। दूसरा, मैं सरकार की मंशा पर सवाल उठाता हूँ, या मेरे उठाने ना उठाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तथ्य हैं वो कहते हैं ना कि चुप रहेगा जुबां खंजर, वक्त, इतिहास, शख्सियत जो भी बोल रहा है वो सब कुछ बोलता है, वक्त बताएगा सब कुछ। आज नरेंद्र मोदी सत्ता के मद में चूर होकर के हिंदुस्तान के किसान को तबाह करने पर तुले हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि ये होने वाला क्या है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना ओपी धनखड़ जी, उनका बयान आया कि भाई जो कांग्रेस है किसानों को बरगला रही है, उनको उसके लिए विरोध में कर रही है। देखिए साहब, धनखड़ साहब हों, अनिल विज साहब हों, ये अर्थ विकसित दिमाग के लोग हैं। भाई कांग्रेस को आप मौका क्यों दे रहे हो? मैं धनखड़ साहब से पूछा है कि राहुल गांधी यहाँ पे हरियाणा में आ रहे हैं, क्या किसानों के लिए आज वो दिखा रहे हैं, क्या उनको पैसा बांटने आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं। आज से 6 साल पहले चले जाओ, ये पागलों की तरह सड़कों पर लिटते थे, गैस के रेट बढ़ गए, सड़कों पर नंगा हो गए, प्रदर्शन करते थे। कितने पैसे बांटे इन्होंने भाई? अंबानी अडानी से कितने लिए? सब्जी के रेट बढ़ गए, नंगे होकर के सब्जी हाथ में लेकर के घूमते थे, सड़कों पर घूमते थे, कितने पैसे बांटे? देखिए, पैसा देने का काम सरकार का है। अरे राहुल गांधी को सत्ता सौंप दो, हम देंगे। हम तो कहते हैं आप हमें सौंपो सत्ता। इसका मतलब ये हुआ कि ओपी धनखड़ साहब को पता लग गया कि सरकार ये काम नहीं कर सकती, सरकार किसान को पैसे नहीं दे सकती, सरकार जो है किसान की फसल नहीं खरीद सकती। ओपी धनखड़ साहब का मतलब, वक्तव्य का मतलब यही है कि वो लोग ये काम नहीं कर सकते। तो भैया, जब आप नहीं कर सकते तो हमें दीजिए, हम सत्ता चलाएंगे, हम देंगे किसान का पैसा और दुगना देंगे, गारंटी के साथ देंगे। पहले भी देते आए हैं और आगे भी देंगे। हमारे टाइम में तो कभी किसान सड़कों पर आया नहीं था, हमने तो देखा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के जो गुरनाम सिंह चुड़न्नी है, इसको आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं, कांग्रेस भी साथ में है। वहीं भाजपा का आरोप है कि जो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं गुरनाम सिंह चुड़न्नी। यार इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। इनको तो एक पता है कि भारत माता की जय अगर कोई भाजपा का व्यक्ति बोलता है तो वो देश हित में। जय की बात बोली। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी में जो किसी विशेष नेता के नारे लगाए गए, जो जिस वक्त जो है गांधी जी के नारे लगाने चाहिए। देखिए साहब, अब वो
क्या मामला है, अब उसमें क्या कह सकते हैं, वो तो एक अलग विषय चला जाएगा। मैं यहाँ किसानों पर बात रखना चाहूँगा कि कांग्रेस का क्या मामला है। अब मैं जो पहले बता रहा था, चलो इसका भी जवाब देते हैं आपको, लेकिन मैं उसको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी और ये धनखड़ साहब है, इनका क्या मामला है कि भारत माता की जाकर कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो उसको कहेंगे ये तो ललचा गया है, सत्ता हासिल करना चाहता है, ये करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। और भारत माता की जाकर कोई बीजेपी का आदमी बोल दे, बोला ये देशभक्त है। मतलब इन लोगों से ना हमें कोई प्रमाण पत्र चाहिए, ना कोई बात चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ किसान की बात इस वक्त करना चाहूँगा, किसान से जुड़े मुद्दे पर। थोड़ा सा विषय हमारा चला गया है। मैं एक दूसरा जो क्लॉज है इसके अंदर, वो किसान भाइयों के सामने या जो भी व्यक्ति किसान के अलावा, क्योंकि ये तो भूमि ऐसी है कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा क्लॉज है और जहाँ पर सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी विवाद किसी के बीच में रहा हो, उसका जो निपटारा है वो कोर्ट में होता है। जिला अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये अध्यादेश ऐसा आया है कि कंपनी और किसान के बीच में जो करार होगा, किसान कोर्ट नहीं जाएगा। देखिए कितना धब्बा हिंदुस्तान के ऊपर लगाया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा कि किसान कोर्ट नहीं जाएगा। उसकी पहली अथॉरिटी होगी एसडीएम के पास जाएगा कंप्लेंट लेके, दूसरी अथॉरिटी उसके ऊपर जो अपर अथॉरिटी होगी वो जिला कलेक्टर होगा, डीसी साहब होंगे। भाई कंपनी और किसान का मामला है, क्यों ना कोर्ट में जाए, क्यों न्यायालय पर आप शंका करते हो। मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि नरेंद्र मोदी को न्यायालय पर शंका है कि न्यायालय निष्पक्ष होता है। हालांकि आज के तौर पे इतना रहा नहीं है, क्योंकि आज के तौर में भी न्यायालय लगभग नरेंद्र मोदी के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि कानून का व्यक्ति हूँ, मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकता, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून पर शंकाएं करता है नरेंद्र मोदी, न्यायालय पर शंका करता है नरेंद्र मोदी कि न्यायालय निष्पक्ष निर्णय देगा, कंपनी के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन एसडीएम और जो डीसी है वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो तो सरकार के व्यक्ति हैं। वो किसान के खिलाफ कैसे, किसान के जो खिलाफ है तो उनका तो लगभग निश्चित तौर पर आज भी होता है कि डीसी और एसडीएम के फैसले, मैं सत्ता में भी रहा हूँ 10 साल, अभी पीछे मैं सरकार में हिस्सेदार रहा हूँ, हमें पता है कि जो एसडीएम और डीसी का जो मामला होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कैमरे पर कहता हूँ, आज कहना पड़ता है कि वो ज़्यादातर सरकार से इन्फ्लुएंसिव होता है। हमने देखे हैं, क्योंकि मैं सत्ता का मैं हिस्सेदार रहा हूँ, मेरी सरकार रही पीछे 10 साल तक। मैं जानता हूँ कि एसडीएम और जो डीसी होता है वो भाई मंत्री, एमएलए और सीएम के उसमें अराज कर रहे हैं। आपने यूपी का मामला देखा ही होगा, एक बच्ची का बलात्कार होता है, डीएम साहब क्लीन चिट दे रहे हैं, डीएम दे रहा है क्लीन चिट की, बलात्कार हुआ ही नहीं है, बच्ची के दांत टूटे ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी टूटी ही नहीं है। मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट को दरकिनार करके डीएम साहब क्यों जवाब दे रहे हैं? क्योंकि उसके जो आका हैं योगी महाराज, उनका ऑर्डर है कि भाई भाषण दे दो कि बलात्कार नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन होती है, ऑफिसर पर दबाव होता है। डीसी और एसडीएम किसके हक में फैसला देंगे भाई? वो तो कंपनी के हक में फैसला देंगे। 99% तो यही होगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं। अंबानी अडानी के खिलाफ कैसे जाएंगे? वो तो नरेंद्र मोदी के यार हैं, सबको पता नरेंद्र मोदी के बारे में कि अंबानी अडानी के यार हैं वो। तो कौन सा डीसी, कौन सा एसडीएम होगा जो नरेंद्र मोदी के आदेशों की उल्लंघना कर सके आज के टाइम में? तो अब ये बताइए कि ये जो मामला है, इस पर सरकार की मंशा पर शंका क्यों ना करें? आप बताइए क्यों ना करें कि जब मामला कोर्ट में हल हो सकता है, आप उसको एसडीएम और डीसी को क्यों सौंप रहे हो? दूसरा मामला क्या आएगा? किसान कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो वहाँ तक नहीं जा सकता कि जो जहाँ तक बड़े बड़े लॉयर जाते हैं, अरबों खरबों के मालिक अंबानी और अडानी साहब, वो तो बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, और जो किसान है वो बड़ा वकील कहाँ से लेकर के आएगा? वो ना तो खुद इंग्लिश पढ़ पाएगा ढंग से। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, लेकिन जो हिडन स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पेज है उसके ऊपर 1000 लाइनें हैं, वो समझ में भी नहीं आती। 3 नंबर का 4 नंबर का चश्मा लगा करके भी नहीं पढ़ी जाती। जब मेरे जैसा व्यक्ति उन शर्तों को नहीं पढ़ पाएगा तो आम किसान कहाँ पढ़ लेगा भाई? उन्हीं शर्तों को आधार बना करके उस किसान को तबाह किया जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप वो कर लें, ये अपीलेट अथॉरिटी आप डीसी और एसडीएम को क्यों बनाते हैं? आप सीधा मामला कोर्ट में भेजिए, क्यों नहीं वहाँ भेजते? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। कोई भी भाई, कोई दर्शक
भारतीय जनता पार्टी का या कोई अंधभक्त ऐसा देख रहा हो इस चैनल को, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मेरे पास आए या मुझसे मंगवा ले। मेरे पास एक 2018 की सरकार की रिपोर्ट है, और सरकार के जो कृषि मामलों के विशेषज्ञ थे मिस्टर देवेंद्र शर्मा, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने खुद माना है 2018 के अंदर कि किसान के खिलाफ एक गहरी साजिश चल रही है उसकी ज़मीन हथियाने के लिए। यहाँ साहब मामला देखिए कि किसान की ज़मीन हथियाने के लिए एक गहरा षड्यंत्र है कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, और ये लगा लीजिए कि उसने ये कहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत में, चाइना में, इजराइल में, और शायद एक देश का नाम और उसमें वो रिपोर्ट पड़ी है कि तीन चार देशों के अंदर ही किसान बचा है, बाकी कहीं किसान नहीं है। वहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर आ गए, कंपनियाँ आ गई, किसान से वहाँ लेबर का काम लिया जा रहा है। अमेरिका में सिर्फ 2% किसान है, यूरोप में सिर्फ 2% किसान है। किसान भारत और चाइना में तकरीबन ज़्यादा है। आज षड्यंत्र क्या है कि जो छोटा किसान है, इसमें मरेगा कौन सबसे ज़्यादा? जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, वो लोग इसके अंदर मारे जाएंगे। कंपनियों का करार होगा, कंपनियाँ बात करेंगी। मामला सारा सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से किसान की ज़मीन हथिया ली जाए। अब देखिए, एक बड़ा अच्छा इसके अंदर एक क्लॉज है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये तथ्यों के आधार पर है, रिकॉर्ड की बातें हैं, उस अध्यादेश के अंश हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक चीज़ मेंशन है साहब कि किसान का जो एग्रीमेंट होगा ज़मीन का, कंपनी के साथ करार होगा, हो गया जी। उस करार के माध्यम से जो कंपनी है वो बैंक से लोन ले सकती है। ज़मीन किसान की है, कोई किसी व्यापारी के बाप की नहीं है, वो ज़मीन किसान की है। करार हो गया कंपनी के साथ, फसल का करार फसल का हुआ है, ज़मीन चली गई कंपनी को। कंपनी उस ज़मीन पर 4 एकड़ पर 10 एकड़, मेरी 14 एकड़ ज़मीन है, उस पर कंपनी लोन लेगी। अब वो कंपनी का ज़मीर जानता है। अब सबको पता है भाई, किसान को तो मिलता है 2 लाख रुपए एकड़ का लोन, मेरी खुद की लिमिट है, 1 एकड़ पे 2 लाख का लोन, और व्यापारी को मिलता है 1 एकड़ पे कई करोड़ का लोन। तो वो तो 10 एकड़ पे 50 करोड़ का लोन लेगा। वो लेके 1-2 किस्त भर के, और उसके बाद जब वो चला जाएगी कंपनी, तो उस ज़मीन का क्या होगा? ज़मीन किसान की है, लोन कंपनी लेगी, लेकिन मलकियत किसकी बनी? कानून का व्यक्ति हूँ इसलिए बता रहा हूँ साथियों को कि मलकियत वो बन गई बैंक की। और वहाँ पर किसान का मामला नहीं आएगा। वहाँ पर जो ज़मीन जो रहन रखी जाती है बैंक के अंदर, उसके अंदर खसरा नंबर, खतौनी नंबर, किला नंबर ये रखे जाते हैं, वो रहन होती है। ना किसान रहन होता, ना कंपनी रहन होगी, वो नंबर बाकायदा रहन होंगे। और जब उन नंबरों के अगेंस्ट जो अमाउंट खड़ा है वो बैंक में नहीं जाएगा, तो बैंक उन नंबरों को कब्जा कर लेगा, वो अपनी मर्जी से उनका नीलामी कर सकता है। ये बैंक को अख्तियार है, कानूनन लीगल राइट्स बैंक के हैं। तो अब बताइए कि ज़मीन किसान की, मज़े कंपनी ने लिए, और भुगतेगा कौन? किसान। ज़मीन किसकी गई? किसान की। मतलब किसान को दोहरी मार है। ज़मीन जाने का खतरा किसका? वो किसान का है। अपने ही खेत में मजदूरी करेगा कौन? किसान करेगा। खेत मेरा है, मज़े की बात क्या है, खेत मेरा है और मैं उसमें मजदूरी करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी मुझसे करार करती है कि आप 1 एकड़ से कितनी पैदावार दोगे। मैं कहता हूं साहब 25 क्विंटल दूंगा। मैंने मेहनत की, मेरे खेत में 35 क्विंटल पैदा हो गई, तो कंपनी कहती है हम 25 क्विंटल खरीदेंगे, 35 क्विंटल हम नहीं लेंगे। यानी कि 10 क्विंटल का जो धान है, जो गेहूँ आएगी फालतू, वो कहाँ जाएगी? भाड़ में जाए। ना उसका जिम्मेदार कंपनी है, ना सरकार है। तो ये क्या है यार? ये किसान, ये जो धनखड़ बोल रहा है, कांग्रेस कर रही है, यार तुम्हारे ऊपर लानत आनी चाहिए धनखड़ साहब और खट्टर साहब, तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर। तुम इतनी नीचता पे कैसे आ सकते हो? तुम कांग्रेस को ब्लेम करते हो, इससे पहले डूब कर मर जाओ तुम यार। कांग्रेस कब आई मैदान में? लक्ष्मीकांत शर्मा को क्यों आपके चैनल पर आना पड़ता है? जब रात लक्ष्मीकांत शर्मा सैर पर जाता है और जिस जगह पर वो सैर करता था उसे सैर करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उस सैर की जगह पर किसान की फसल पड़ी हुई है। वो बिरला मंदिर से आकर सड़क क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बिरला मंदिर को सड़क क्रॉस करते ही किसान की फसल पड़ी हुई है। डूब कर मर जाना चाहिए सरकार को, नरेंद्र मोदी को भी मैं कहता हूं कि डूब कर मर जाना चाहिए जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आप अब मंडी में फसल नहीं होगी, फसल अगर सरकार के गोदाम में होगी, बिरला मंदिर पर जमींदार की जीरी नहीं पड़ी होगी, धान नहीं पड़ी होगी, तो मेरे को बोलने का मौका कहाँ से मिल जाएगा? कौन सुनेगा मुझे लोग इसीलिए सुन रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को पता है। अब कुरुक्षेत्र में जाकर देखिए साहब, पूरी सड़क का दौरा कीजिए आप, बिरला मंदिर से लेकर के और जो हमारा जो सुंदरपुर का पुल है वहाँ तक जीरी के ढेर लगे पड़े हैं यार। कांग्रेस तो तब बोल रही है आप जिम्मेदार के फसल खरीदो,
जिम्मेदार के पैसे दो, जरूरत ही नहीं है, विपक्ष अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन यह कहेगी जबरदस्ती है कि कांग्रेस बोल लेना और हम करेंगे नहीं। भैया कांग्रेस तो आज़ादी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए लहू बहाया है। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं यहाँ पर एक विषय से हट के थोड़ी सी बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के लिए कि इंदिरा गांधी एक तरफ है जो एक दिन मंच पर कहती है खड़ी होकर के, अपनी हत्या से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को हत्या होती है, 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मंच से भाषण देती है कि मेरे खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान की सरजमी के काम आएगा। वो इंदिरा गांधी थी। और नरेंद्र मोदी जैसा भगोड़ा दूसरी तरफ है जो ये कहता है कि हमारा क्या है, हम तो थैला उठाकर चले जाएंगे, क्योंकि साहब आदत पड़ी हुई है। एक बयान अभी आया है कि जो ट्रैक्टर जलाया गया है वही पंजाब बॉर्डर में जलाया गया था, वही उसको ले जाके दिल्ली में फूका गया है। तो इसका मतलब किसानों के मुद्दे पे जो राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये बयान आ रहा है। बिल्कुल गलत साहब, ट्रैक्टर वही था, बिल्कुल गलत है। ये तो इन लोगों का ड्रामा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटंकी करने में माहिर हैं। जो लोग अपनी माँ को छोड़ करके भाग सकता है भगोड़ा, जो अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ करके भाग सकता है वो भगोड़ा, आज वही भगोड़ा कहता है कि मैं झोला उठा करके चला जाऊंगा। अरे कहाँ जाएगा? चला जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि जो व्यक्ति देश को बेच देगा वो भागेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान छोड़ करके भागेगा। दावे के साथ कहता हूं, आप इस बात का लिख लेना। क्यों? क्योंकि उस आदमी को जिम्मेदारियों से भागने की आदत है। अगर 56 इंच का सीना है ना, सीने से कुछ नहीं बनता, 56 इंच का जिगरा चाहिए साहब। आप लोक जनता का सामना कीजिए। तो मैं फिर वही बात है, थोड़ा सा कई बार देखिए दुख होता है, दर्द होता है, किसान का दर्द हमसे सहा नहीं जाता, खुद किसान हूँ मैं। तीसरी थोड़ी सी एक बात इसमें कहना चाहूँगा, जो कंपनी और उसके मामले, जो किसान की बात है कि कंपनी और किसान के करार में किसान कहाँ मरता है। पंजाब का मामला है, राजस्थान का मामला है कि पेप्सी कंपनी के साथ किसानों ने करार किया आलू का, ये ऑन रिकॉर्ड बात है सारी। पेप्सी के साथ जो करार हुआ, पेप्सी को उससे सस्ता आलू बिहार से मिल गया, आधे रेट में मिल गया। कंपनी ने जो पेप्सी थी, पेप्सी ने राजस्थान और पंजाब के लोगों का जो आलू था वो क्या कहकर खारिज किया? साहब ये छोटा है, इसकी लंबाई कम है, इसमें तो नमी ज़्यादा है। यार जब किसान बीज बो सकता है वो तो बीज बोएगा ना, वो ज़मीन के अंदर उतर के आलू का साइज थोड़ी बनाएगा। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि किसान ज़मीन के अंदर दफन हो और दफन होकर के आलू का साइज बना करके लेके आए। जब आपका करार है साहब, वो जब भी मैंने बात करी कि 25 क्विंटल का करार कर रहे हो तो 25 खरीदेंगे, 35 होगी तो नहीं खरीदेंगे। तो आप आलू का साइज का थोड़ी करार कर रहे हो। आपने कहा कि ये 1 एकड़ में कितने आलू होगा, आपने आलू का करार किया, आप वो आलू खरीदना चाहिए। लेकिन क्यों कंपनी है, कंपनी ने मना कर दिया। आज वो पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान कोर्ट में धक्के खा रहा है। लेकिन खाए भाई, कोर्ट में चला गया, लेकिन जो फसल खराब हुई है वहाँ पर 50,000 की 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से, उसका हिसाब कौन देगा? कब कोर्ट का फैसला आएगा? तब तक तो किसान पता नहीं कितनी बार आत्महत्या कर चुका होगा। तो मामला ये है साहब कि तीनों ही अध्यादेश में मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ, किसान को तबाह करने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान को मिटाने के लिए, अंबानी और अडानी को हाथों में, किसान को नहीं, हिंदुस्तान की सत्ता सौंपने के लिए। आज भी अप्रत्यक्ष रूप से वही लोग प्रधानमंत्री हैं, वही चला रहे हैं एक शख्स को, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे ये करने के लिए कि सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले हिंदुस्तान में कब्जा किया था, आज अंबानी अडानी कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण थोड़ा सा इसमें देना चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से कि राफेल का मामला आता है। ये इसलिए दे रहा हूँ मैं कि भविष्य के अंदर होने वाला क्या है। मैं अपने किसान भाइयों को, जो थोड़ा बहुत जिसका दम भरते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वैसे तो कोई किसान है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि राफेल का मामला आता है। राफेल क्या था कि पहले कंडीशन ये आई थी कि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की कंपनी हाल, सरकारी कंपनी जो है वो मिल करके बनाएंगे। रेट की मैं बात नहीं करता। बाद में मोदी साहब आए, उन्होंने क्या किया कि फ्रांस की सरकार के साथ कौन बनाएगा? अंबानी। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अंबानी साहब फ्रांस की सरकार मिलकर के साथ मिलकर राफेल बनाएंगे, कितना हिस्सा है वो तो नरेंद्र मोदी जाने या अंबानी जाने। आज मान लिया मोटे तौर पे 40% शेयर अंबानी का है और 60% फ्रांस की गवर्नमेंट का लगा लो भाई उसको बनाने के लिए। पॉसिबल है, क्यों ये तथ्य नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन एक उनका आपस में समझौता है, दोनों हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदारी में कुछ तो हिस्सा अंबानी साहब का होगा। आज अंबानी के मान लिया 40 रुपये लग गए, कल को फ्रांस की गवर्नमेंट अंबानी को कही भी तेरे कितने लगे हो गए साहब, 40 रुपये मेरा खर्चा है, वो कहेगा तू 80 रुपये पकड़, तू 100 रुपये पकड़
और ये सारा एग्रीमेंट मेरे नाम कर दे। इज इट पॉसिबल और नॉट? जिसको पैसे मिलेंगे तो करेगा, तो पैसे का व्यापारी है। अंबानी को मैं, देखिए बड़ी कड़वी बात कहता हूँ, कोई भी बड़ा जो इतना बड़ा उद्योगपति है ना, वो हिंदुस्तान का नहीं है। उसके तो सब में, अंबानी को तो सब जगह मकान मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, लंदन में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, वो तो कभी भी जाके बैठ जाए वहाँ पे। तो सवाल इस बात का कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विदेशियों को सब कुछ सौंपने की बात है, चाहे वो अंबानी के माध्यम से हो और चाहे वो अडानी के माध्यम से हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा वर्षन है हिंदुस्तान के उन लोगों से जो आपको देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं, मैं उन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीति थोड़ी देर की है, हिंदुस्तान हमेशा के लिए है। थोड़ी देर के लिए याद कीजिए भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु सुखदेव को, सुभाष चंद्र बोस को, इनको याद कीजिए कि इन्होंने, लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की थी। 1947 से 2014 तक आते आते 67 साल हमें लगे हैं। 6 साल में हम 1947 में पहुंच गए हैं। मैं अपने भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि राजनीति तभी आप कर सकोगे जब इस देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता कायम रहेगी। जी बिल्कुल, ये थे लक्ष्मीकांत, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिन्होंने 3 अध्यादेशों के बारे में जो है उसके बारे में जो है जानकारी दी है और किसानों को जो इसके बारे में बताया गया है। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी जो बात है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि जो आपकी आवाज़ है वो पहुंच सके। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार।